बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल और आला हुकाम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी। मुमलिकत से ये नहीं करना, मुशावरत का हो गया फैसला। चलें, तो कब तक ये मुशावरत करेंगे? आज ही होगी। आवाम को वोट देकर मर्जी की हुकूमत मुंतखब करने का मौका कब मिलेगा? दिन भर बैठकें लगी, मुशावरत हुई, तजावीज़ दी गई और भरपूर गौर हुआ। अदालत के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से बातचीत करने भी पहुंचे। अटॉर्नी जनरल और इदारे के आला अफसरान भी साथ थे। बातचीत तकरीबन 1 घंटा जारी रही। इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 और 11 फरवरी को इंतखाबात करवाने की तजावीज़ दी। गुफ्तगू के बाद इलेक्शन कमीशन का वापिस गया तो सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन में भी हंगामी इजलास बुला लिया। तारीख, तजावीज, तैयारियों और इवेंट्स का हिसाब किताब देखकर तय पाया है कि 11 फरवरी को इलेक्शन कराए जा सकते हैं, जिसके बाद फौरी तौर पे सदर मुमलिकत को खत इरसाल किया गया, जिसमें लिखा था कि 11 फरवरी 2024 को इतवार के दिन आम इंतखाबात करवा लें तो बेहतरीन है। खत के बाद अटॉर्नी जनरल भी सदर मुमलिकत से दोबारा मुशावरत के लिए निकल पड़े। उम्मीद लाई कि जल्द इत्तिफाक हो जाएगा और फिर वही हुआ। सर, सदर साहब ने क्या तजवीज़ किया है? सर, सदर ने कौन सी तारीख तजवीज़ की है? सर, आज हो जाएगा, ठीक होगा। सर, वापस आएंगे। अटॉर्नी जनरल सदर मुमलिकत से दोबारा मिलने गए। दूसरी मुलाकात में मामला तय पा गए। सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी बरोज जुमेरात 2024 को इंतखाबात करवाने पर इत्तिफाक कर लिया। सारे इदारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख दी है। मुत्तफ़िका फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया। सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख दी। मुत्तफिका फैसला हुआ, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ निगरान हुकूमत की निगरानी करना है। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। देखते जाएं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा? सहाफी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चलें इस बहाने बच्चों को स्कूल की एक और छुट्टी मिल जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद बताया, सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत आ रही हैं। शिकायत में सच्चाई हुई तो कार्रवाई करेंगे। इंतखाबात के लिए जो तारीख तय की जाएगी उसमें कोई तौसी नहीं होगी। 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात की जो भी तारीख रखी जाए इस पर सबके दस्तखत हों। इस तारीख में किसी किस्म की तौसी नहीं होगी। माहिर कानून अशरफ साफ कहते हैं कि इलेक्शन का मामला अदालत तक जाना ही नहीं चाहिए था। सदर के खत लिखने पर ही मामला खत्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनें। ये मामला तो कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आइन और कानून जो है इसके ऊपर बड़ा साफ सुथरा आपको इत्तलाह अमल देता है। मेरी दानिश में तो जब सदर मुमलिकत ने चिट्ठी लिखी वहीं पे ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो बहुत खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उसका ऐलान कर दिया, उसका टाइम बता दिया। ना माजी की रिवायत टूटेगी और ना इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी अग्री करेगी। ये बिल्कुल हमेशा माजी की तरह इसके ऊपर ये रोना धोना भी चलेगा और जो है उसके बाद शोर शराबा भी होगा और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर अल्लाह सिर्फ ये करे कि ये इसके ऊपर धरने और दूसरी चीज़ें ना हो, ताकि किसी ना किसी तरह ये मुल्क जो है सही सिमत में चलना शुरू हो जाए। मैं तो समझता हूँ
पीपल्स पार्टी की इनसिक्योरिटी है जो अभी हमारे मद्दे मुकाबल है, हमारे साथ उनका मुकाबला है इलेक्शंस में, और उनकी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो यहाँ से कोई बड़ी अच्छी कोई परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसलिए इल्ज़ामात का एक बौछार है PMLN के ऊपर और वो बेबुनियाद है। देखें, हमारा तो बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब को टारगेट किया गया 17-18 में उनको, और आज अगर उनको अदालतों से कोई रिलीफ मिल रहा है या कानून का तकाजे पूरे हो रहे हैं तो इसके ऊपर तो उनको भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इलेक्शंस की जो तारीख आ गई, कोशिश होनी चाहिए कि इसमें रद्दोबदल ना हो। कोई भी पार्टी तारीख की मुखालफत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम में बातचीत बोले, सबको नजर आ रहा है कि एक पार्टी को फौकियत दी जा रही है। 2018 में भी एक पार्टी को ही फेवरेट बनाया गया था। शायद बात है कि एक तारीख आ जाएगी, चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करूंगा कि उसके बाद ये एक तारीख पत्थर में लिखी होनी चाहिए कि इसमें उससे ज्यादा रद्दोबदल फिर की कोई गुंजाइश ना हो। तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी अब स्टेज पे इस बात की मुखालफत करेगी कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये भी इंतखाबात कंट्रोवर्शियल रहे। अगर इलेक्शन मुतनाज़े हो गए तो उनके लिए भी गवर्नेंस मुश्किल होगी। हर एक शख्स देख सकता है कि एक पार्टी को जाहिर है सबके ऊपर फौकियत दी जा रही है। हमें तो एक्सपीरियंस 2018 वाला भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन 18 में खासकर एक फेवरेट बनाया गया। इंतखाबात होने चाहिए। अवाम ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया है। ये जो इलेक्शन का कह रहे हैं तो बहुत अच्छा फैसला है। हम तो सब इंतज़ार में थे कि इलेक्शन हो ताकि पाकिस्तान फिर जो है प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा होगा कि जो है ना ये 8 फरवरी को इलेक्शन कर ले, और जो है ना हम तो इस बात की खुशी मनाएंगे कि जो है ना इससे भी पहले करवा लेते। बहुत खुशाइंद बात है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है। पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर थी जब तक इंतखाबी अमल शुरू नहीं हुआ था। जी अच्छी बात है, आइन पे अमल दरामद हो रहा है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इलेक्शन का ऐलान होना खुशाइंदा अमल है। इलेक्शन होना चाहिए यार, जमहूरियत आनी चाहिए। जमहूरियत आएगी तो इस मुल्क में बेहतरी आएगी। इलेक्शन होने चाहिए लाजमी भाई, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें खुशहाली आएगी। इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो उनसे है भाई, जमहूरी निज़ाम तो किसी भी मुल्क के लिए जो है ना वो बेहतरीन है, और इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी तो दुआ ये है कि पार्टी कोई भी है जो मुल्क के हक़ में बेहतर है ना वही है। इलेक्शन होने वाले हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। 8 फरवरी को होने चाहिए। 100 सुनार की तो एक लोहार की, अब आवाम की ईद होगी। 8 फरवरी इंतखाबात के लिए कल के हुक्मरान आज आवाम की दहलीज पर होंगे। हाथ बांधकर शिकायत सुनेंगे, मसाइल हल करने के लिए फुर्तियां दिखाएंगे। दस्तक होगी, दरवाजा खुलेगा, अवामी नुमाइंदा दहलीज पर होगा। 5 साल का इंतजार खत्म हो गया, अब वोटर्स की ईद होगी, उनकी सुनी जाएगी, वोटर्स को इज्जत दी जाएगी। मुल्क भर में इंतखाबी माहौल गर्म होने लगा। आवाम के हाथ वादे वफा कराने का वक्त आ गया, शिकायतों और सुनवाई कराने का मौका मिल गया। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का बगल बज गया। अदालत से आम इंतखाबात की तारीख का हुक्म आते ही नून लीग मुतहरिक हो गई है। लाहौर में नवाज शरीफ के बैनर्स लग गए हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, जानते हैं मोइन जुबैर की इस रिपोर्ट में। इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत शुरू होते ही नून लीग मुतहरिक हो गई। लाहौर में कारकुनान नारे लगाते घरों से निकल आए। कारकुनान कहते हैं दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और गुर्बत समेत नवाज शरीफ के पास तमाम मसाइल का हल है। लीडर तो एक ही है, वो है नवाज शरीफ। इंशाल्लाह हम अपने वोट से एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ को मुंतखब करेंगे। मेरे दिल के अथाह गहराइयों से मैं आपको वेलकम करता हूँ। मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हर दफ़ा शेर को ही मिला है और इस बार भी इंशाल्लाह शेर को ही मिलेगा। क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब। शहर भर के कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों में नून लीग के वोटर्स पार्टी दफातर में जमा हुए, जो अपनी पार्टी की जीत का अज़म कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। इंतखाबात की तारीख आते ही MQM भी मुतहरिक हो गई है। पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियाँ मजीद तेज़ कर दी हैं और हफ्ते को कराची के ज़िला जनूबी में बंस रोड पर कॉर्नर मीटिंग होगी। जिम्मेदारान और कारकुनान ने हंगामी तौर पर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तमाम रहनुमाओं को मुहिम के लिए अवाम में उतरने की हिदायत भी जारी कर दी गई है।
और अब आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों का मामला है, जहां पर FBR ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए 5 रुकनी फोकल पर्सनस टीम तश्कील दे दी है। तमाम फील्ड फॉर्मेशन सरबराहान को 2 ऑफिसर्स पर मबनी एक टीम नामजद करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। FBR में उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी होगी। 5 रुकनी फोकल पर्सनस की टीम तश्कील। चीफ रेवेन्यू ऑपरेशंस अरशद नवास और सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट बिलाल जमीर, सेकंड सेक्रेटरी सदफ एहसान, सेकंड सेक्रेटरी सुहेल अब्बास फोकल पर्सन मुकर्रर, सेकंड सेक्रेटरी अलिशबा आसिफ भी 5 रुकनी फोकल पर्सनस में शामिल। फील्ड फॉर्मेशन सरबराहान 2 रुकनी टीम नामजद करेंगे। तमाम नामजद टीमें कमिश्नर की सरबराही में अपने इलाकों में फोकल पर्सनस के तौर पर काम करेंगी। तमाम टीमें चीफ रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ राब्ते में होंगी। और निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में वज़ारत ख़जाना के वफ़द ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड IMF जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात किए हैं। इस दौरान आलमी मालियाती इदारे के मिशन चीफ ने हुकूमत के पहली सामाही अहदाफ के हुसूल के लिए इक़दामात को सराहा है। IMF मिशन चीफ पहली समाई अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमती इक़दामात से खुश। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में IMF जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात हुए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF को स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर्ज प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह किया। इन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए मालियाती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात में गवर्नर स्टेट बैंक, FBR, SECP चेयरमैन और सेक्रेटरी ख़जाना ने शिरकत की। मुज़ाकरात में IMF वफ़द के जायजा मिशन की सरबराही मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने की। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि माजी में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। जिन चीज़ों को ख़राब किया गया उन्हें ठीक करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन और जो ये जो इस मुल्क की हिस्ट्री है ना, इसको ठीक ऐसी चीज़ों से होगा। आई विश के ये अपहोल्ड होती। आई विश के हम जाते, जो भी जाते, जिनके भी आज तक 184(3) में थे, उनको जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ। जितना एविडेंस आ चुका है वो तो बड़ा क्लियर है कि सारे का सारा मैलाफाइडी था, उनको घर भेजना था। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें हो गई। मैं सिर्फ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ अली जफर साहब एंड आजम तारड़ साहब, आई जस्ट वांटेड टू पुट ऑन रिकॉर्ड इट वाज वेल इंटेंशन्ड एडिशन। आई बीन इन्वॉल्वड इन दैट ड्राफ्ट। क्लैरिटी दे रहा हूं कि इसमें बिलीव मी जनाब चेयरमैन को कोई मैल इंटेंशन नहीं थी और वन अपॉर्चुनिटी थी। 30 दिन का खत्म हुई सनसेट क्लॉज। और पाकिस्तान ने 75 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना PTI के 4.25 साल में। पाकिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए 2017 में नवाज शरीफ को हटाया गया। साबिक स्पीकर अयाज सादिक की क्वेटा में बातचीत कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी में बलूचिस्तान भी शामिल हो। नवाज शरीफ का ही दौर था जिसमें बलूचिस्तान को तरक्की मिली है। यकीन है बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनेगी। और पाकिस्तान ने जो 75 साल में कर्जा लिया वो 4.25 साल में उससे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ा लिया गया। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की कर रहा था, नवाज शरीफ साहब को इक्तदार से साजिश के तहत हटाया गया। बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट नवाज शरीफ साहब के जमाने में हुई, हमने इस दफा अगले आने वाले 5 सालों में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तकदीर बदलने का तहैया किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बलूचिस्तान में भी बनेगी। मुझे बहुत यकीन है इस चीज़ पे। मुईशत मस्बत राह पर गामजन है। 27 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में $1.36 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमती कोशिशें कामयाब। माशी मैदान में अच्छी खबर। 27 अक्टूबर तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में $1.36 लाख का इजाफा। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $7.50 की सतह पर आ गए। गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी बैंक के ज़खायर $7.49 थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई ज़खायर में $7.90 लाख की कमी हुई। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $12.97 की सतह पर आ गए। पिछले हफ्ते मजमूई ज़खायर $12.65 लाख थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में $9.26 लाख की कमी हुई। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $5.06 लाख की सतह पर आ गए। पिछले हफ्ते कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $5.16 लाख थे। और इसराइल की गज़ा में दरिंदगी बरकरार है। जबालिया कैंप समेत अक़वाम मुत्तहिदा की UNRWA स्कूल पर बमबारी। इसराइल फौज मकबूजा मगरबी किनारे में गिरफ्तारियां कर रही है और अब तक 49 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक 1220 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 740 हमास जंगजू शामिल हैं।
इसराइल की बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावुज कर गई। जिबालिया कैंप पर हमले में 200 फलस्तीनी शहीद और 120 लापता हैं। इसराइल का जिबालिया पर एक दिन के वक्फे से दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल ऐसे ही एक हमले में 400 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 9,061 फलस्तीनी शहीद, 32,000 जख्मी हुए हैं। शोदा में 3,760 बच्चे और 2,356 खवातीन हैं। 1,405 इसराइली हलाक, 5,431 जख्मी हुए हैं। हमास के हाथों 242 इसराइली यरगमाल हैं, जिसमें से 30 बच्चे भी शामिल हैं। गजा पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के स्कूल के करीब इसराइली मिसाइल हमले में भगदड़ मच गई। इसराइल का मिसाइल हिट होते ही फिजा में सफेद धुआं फैल गया। मिसाइल की नौयत की तस्दीक नहीं हो सकी है। स्कूल 6 लाख फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों की पनाहगाह का काम दे रहा था। गजा पट्टी पर एक छोटे पनाह गुज़ीन कैंप बोरेजी पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हुए। यहाँ 46,000 फलस्तीनी बाशिंदे मुकीम हैं। इसराइली फौज मकबूजा मगरिबी किनारे में गिरफ्तारियां कर रही है और अब तक 49 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक 1220 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 740 हमास जंगजू हैं। और अब आपको बताएं, गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँच गई है। 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया है, जबकि इसराइल ने इमदादी काफिलों के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर के गेट खोलने से भी इनकार कर दिया। गजा में 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। तुर्किश फ्रेंडशिप अस्पताल बंद होने वालों में शामिल है। ताहाल सिर्फ इंडोनेशियन अस्पताल बैकअप जनरेटर पे चल रहा है। अलशिफा अस्पताल में अब सिर्फ चंद घंटों का फ्यूल रह गया, जबकि अलकुद्स की भी यही सूरत हाल है। गजा में वाहिद कैंसर के अस्पताल की बंदिश के बाद तुर्किया यहाँ जेर इलाज मरीजों को तुर्किया के अस्पतालों में लाएगा। तुर्क वजीर खारजा ने ऐलान कर दिया। 130 नौमौलूद इंक्यूबेटर में मौजूद है। 50,000 हमला खवातीन है। यौमिया 183 डिलीवरी केसेस हो रहे हैं। 1,000 डायलिसिस के मरीज हैं। 3,50,000 मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज भी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गजा में इमदाद की फौरी फराहमी पे मुत्तफिक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि इसराइल मुसलसल हमलों से इमदाद पहुँचाने का काम मुतासिर हो रहा है। इसराइल की मुसलसल बमबारी और इमदादी काफिलों के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस इमदादी ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ 250 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल से अपने सिफारतकार को वापस बुलाएगा। माशी ताल्लुकात भी खत्म किए जाएंगे। फलस्तीनी बाप की हालत जार अपनी मासूम कमसिन बेटी को बचाने के लिए बेकरार और नंगे पांव दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। इसराइली हमले में शहीद होने वाली नन्ही बच्ची पहले ही खालिक हकीकी से जा मिली थी। और अब आपको बताएं कि PSI फ्रेंचाइजर्स भी गजा की इमदाद के लिए मैदान में आ गए हैं। पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन ने आमदन का 10% फ़लस्तीन के लिए अतिया करने का ऐलान कर दिया है। जावेद अफरीदी कहते हैं फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने के लिए कत्लेआम नाकाबिले बर्दाश्त है। और मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। मुस्लिम दुनिया को मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए। कराची में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ी। हम इलेक्शन के निज़ाम में बताएंगे कि कैसे चोरी होती है। अपने फ़लस्तीनी भाइयों को बताना चाहता हूँ, आपने हमें आवाज़ दी, हमने उस पर लब्बैक कहा। 2018 के इलेक्शन में जाली नतायज आए, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जमीयत उलमा ऐसा रद्द-ए-अमल देगी। और मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप तो आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमने तो 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ा और आज उसको मकाफात अमल के हवाले किया है। अब इलेक्शन के निज़ाम में हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे कि तुम चोरी कैसे करते हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से हमदर्दी की लहर पाई जा रही है। टेनिस स्टार ने अपनी इनामी रकम को फ़लस्तीनियों के इमदाद के लिए अतिया कर दिया। मैक्सिको में WTA फाइनल में जीत के बाद उन्होंने गजा की हालत ज़ार पर जज्बाती अंदाज में कहा है कि फ़लस्तीनी बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम जारी है। अब तक 1,43,135 गैर मुल्की रवाना हो चुके हैं। बस बहुत हो गया,
अब गैर कानूनी कयाम नहीं, मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जारी। कराची समेत मुल्क भर में सैकड़ों अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। अटक में दूसरे रोज भी ऑपरेशन। जिला भर से 272 अफगान बाशिंदे जेरे हिरासत। तमाम अफगान बाशिंदे ट्रांजिट कैंप मुंतकिल। बायोमेट्रिक और तस्दीक के दौरान 30 गैर कानूनी करार। कवायद दुरुस्त होने वालों को रिलीफ मिल गया। दुरुस्त शनाख्त पेश न करने वाले खानदान को मुल्क बदर किया जाएगा। जहलुम में भी गैर कानूनी मुकीम रिहायशियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 98 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, खवातीन और बच्चे भी शामिल। जरूरी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान रवाना करने के लिए पेशावर भेजा जाएगा। गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। कोयटा, किला अब्दुल्ला और चमन में होल्डिंग कैंप से अफगान बाशिंदों को वापस अपने मुल्क भेजा जा रहा है। पेशावर से भी अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना वापसी। हिरासत में लिए गए अफराद को भी वतन भेजा जा रहा है। 200 से जायद गैर कानूनी मुहाजिरीन को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया गया। लाहौर समेत पंजाब में भी रात भर गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। सैकड़ों अफराद को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया गया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी लामी के मुताबिक पाकिस्तान से रज़ाकाराना वापस जाने वाले अफराद की तादाद 1,40,322 है। कराची से 120 गैर कानूनी अफराद चमन बॉर्डर रवाना। जिला इंतजामिया की जानिब से फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में देखिए। गैर मुल्की तारीके वतन की रुखसती, काफिले पर फूल निछावर। अपने वतन अफगानिस्तान वापसी पर तारकीन वतन खुश थे। कराची के सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप में 400 अफराद लाए गए। 120 अफराद दस्तावेजात पेश न कर सके। इन्हें सख्त सिक्योरिटी में बसों के जरिए चमन बॉर्डर रवाना कर दिया। हमारे पास 120 लोग हैं जिनको हम यहाँ 4 कोशिश के कॉन्वॉय बनाकर हम यहाँ से उनको आज भिजवा रहे हैं, और ये हम लोग गवर्नमेंट बलूचिस्तान को हैंड ओवर करेगा, जो चमन बॉर्डर पर चेक कर जाएंगे और उनको आज ही पैकेज। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत और डीआईजी साउथ असद रजा की मौजूदगी में अलविदा किया गया। पायलट स्क्वाड के साथ सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से रवाना किया गया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस मोबाइलें फराहम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। तारकीन वतन को बाइज्जत तरीके से रवाना किया जा रहा है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने मनफी अनासिर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि तारकीन वतन की वापसी पर अफगान हुकूमत से राबिते में है। गुज़श्ता रोज़ चमन एग्जिट पॉइंट पर 10,000 लोग रज़ाकाराना तौर पर पहुँचे हैं। तमाम इदारे इंक्लूडिंग पुलिस की ये कोशिश है कि हम कम से कम लोगों को कस्टडी में लें, और हम जो है कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना करें जिसमें ये तासुर हो कि खुदा न खास्ता हमारे इदारे कोई ज़्यादती कर रहे हैं। हमने ये यकीनी बनाया है कि हम गैर तारकीन वतन को वॉलंटियरली हम उन्हें परसुएट करें और वो वॉलंटियरली अपने घरों को जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी हो रही है। सिर्फ एक दिन, कल के दिन 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे जो चमन पे एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे वॉलंटियरली पहुँच गए थे, और हमारी जो डेली कैपेसिटी है वो अब 6,000 से बढ़ के इंशाल्लाह 7,000 से भी ज़्यादा हो गई है कि हम इन लोगों को प्रोसेस करें और कोई भी ऐसा वाक़या ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा हो। और अब जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर कराची में डाकू बेलगाम हो गए हैं। शहरियों से खुलेआम वारदातें करने लगे हैं। रज़ाकाबाद सेंटर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि लांढी दाऊद चौरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। बेअमान कराची की दास्तान, डाकू लेने लगे शहरियों की जान। रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब फायरिंग, एक शख्स जहां बहक हो गया। लांडी दाऊद चौरंगी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में डाकुओं ने आज फिर एक शख्स की जान ले ली। सऊदाबाद के इलाके में मकतूल हैदर तनख्वाह लेकर घर जा रहा था कि डाकुओं ने मुजाहिमत पर कत्ल कर दिया। पुराना गोलीमार, रैक्सल नदी और सुपर हाईवे हिंगोरा गोड बाजार के करीब फायरिंग से 2 शख्स जख्मी हो गए। उधर कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वेस्ट पुलिस ने डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मुलव्विस छलावा गैंग के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया।
और सरगोदा में जुराइम पेशा नासिर की कार्रवाइयां जारी हैं। थाना झाल चकिया की हदूद में एक ही रात में 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। लकमोड़ के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके अब्दुल रहमान नामी शहरी को जाँ बहक कर दिया और झाल चकिया फाटक के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके अनवर नामी शख्स को मौत की नींद सुला दिया। शहर में डकैती भी हो रही है और यूटिलिटी स्टोर्स पर वारदात में डाकू मुलाजमीन से कैश और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। अमन हो या जंग, दुनिया भर में सहाफ़ी ख़तरात और अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। 2 नवंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम से इस्तिस्ना के खिलाफ खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम में मुलविस कितने फ़ीसद मुजरिमों को सज़ा होती है? सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम की आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान का 11वां नंबर है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल 2 नवंबर को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान सहाफ़त के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में 11वें नंबर पर शामिल है, जहाँ गुज़िश्ता 15 सालों में सहाफ़ियों के कत्ल के 96% वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कोई सजा नहीं मिली। ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक 30 सालों में पाकिस्तान में 97 सहाफ़ी कत्ल किए गए। सिंध में सबसे ज्यादा 30% की शरह से सहाफ़ी कत्ल किए गए। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अरशद अंसारी कहते हैं, इस्लामाबाद जैसे बज़ाहिर महफूज तरीन शहर का सहाफ़ियों के लिए सबसे गैर महफूज होना लम्हा फिक्रिया है। आज तक पाकिस्तान एक खतरनाक तरीन मुल्क है सहाफ़ियों के लिए, और मैं समझता हूँ कि पीछे एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि सबसे ज़्यादा जो वायलेंस है जहाँ पे सहाफ़ियों की वो इस्लामाबाद है। देखिए ये हमारा फेडरल है और हमारा वाकई दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी के 2 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन हुकूमतें बिल पर अमल दरामद से गुरेजा हैं। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा कहते हैं, सहाफ़ी माली व जानी तौर पर दोनों तरह से महफूज नहीं। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। ना तो हमें माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और ना ही जान का तहफ़्फ़ुज़। इस हवाले से जो हमारी तंजीमें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जर्नलिस्ट सेफ्टी बिल्स पर काम किया, और हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम इदारों में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि आज़ादी, इज़हार राय के एहतराम और मीडिया का सच सुनने का हौसला पैदा किए बगैर कानून की अमलदारी और समाजी तरक्की मुमकिन नहीं। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर में जुमे को प्रैक्टिस सेशन करेगी। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के अपने अहम मैच में हफ्ते को न्यूजीलैंड से टकराएंगे और कीवी टीम मैनेजमेंट के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। न्यूजीलैंड से अहम टाकरा, सेमीफाइनल में जाने के लिए जीत लाजमी दरकार। कीवीज के पर कुतरने के लिए शाहीनों का पंजा तेज करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच देंगे। मुकाबले से कबल मुखालिफ कैंप से अच्छी इतलात भी आ गई। कीवीज टीम के कई खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए। ताज़ा तरीन इजाफा मैट हेनरी और जेम्स निशम है। लॉकी फर्गूसन, मार्क चैपेन और कैन वॉल्सन पहले ही इंजरी से 2-4 हैं। 5 खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल की वजह से कीवी टीम मैनेजमेंट ने बोर्ड से कुमक तलब कर ली। लेने के लिए काइल जेमिसन भारत पहुंच गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें हफ्ते को वर्ल्ड कप के मैच में टकराएंगी। कीवीज और ग्रीन शर्ट्स के मैदान में उतरने से पहले ही मुल्की फैंस ने ट्विटर महाज संभाल लिया है। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के हवाले से मजे के तबसरे करके अभी से मैच का माहौल बना दिया है। इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड्स के अंबार लग गए हैं। बैटिंग के लिए साजगार भारतीय पिचेस बल्लेबाजों की जन्नत और बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान साबित होंगी। एक रोज़ा क्रिकेट के खात्मे और अदम मकबूलियत के दावे धरे के धरे रह चुके हैं। इवेंट में अब तक 427 छक्के और 1516 चौके लगाए जा चुके हैं। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ और इसके साथ ही बॉलर्स का इम्तिहान भी। बल्लेबाजों को मौका मिला तो उन्होंने बॉलर्स का हशर नशर कर दिया। बैटर्स का लाठीचार्ज बगैर किसी बड़े वक्फे के जारी। रन्स के सैलाब के आगे बंद बांधने में बॉलर्स मुकम्मल नाकाम साबित हुए। कमजोर टीमों के खिलाफ रन्स के पहाड़ खड़े किए गए, जिसकी चोटी तो दूर, इस तक जाना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं था। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन स्कोर किए। इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 364 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। ऑस्ट्रेलिया ने 367
164 रन बनाकर पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की। जनूबी अफ्रीका ने 399 रन बना के इंग्लैंड की बैंड बजाई। मजमूई तौर पे अब तक इवेंट में एक इनिंग में 9 बार 350 से ज्यादा रन बन चुके। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 358 रन के हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गए, जबकि 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। इनिंग्स का सबसे बेहतरीन इंफरादी स्कोर 14 रहा। मोहम्मद शामी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 शिकार किए। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी बारी पर 357 रन स्कोर किए। भारतीय माशरे की हकीकत खोलकर रखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि एक मैच हारने की देर है, मेरी सारी खूबियां धरी रह जाएंगी, मैं फिर से खराब कप्तान शुमार किया जाऊंगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि एक खिलाड़ी और एक कप्तान के तौर पर हमेशा उम्दा कारकर्दगी की कोशिश करता हूँ। बाज़ औक़ात कामयाबी मिलती है और कुछ मौके पर नाकामी का भी सामना करना पड़ता है। एक मैच हारने की देर है, मेरी सारी खूबियाँ रह जाएंगी। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में जुमे को एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स मैदान में उतरेंगे, जबकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान का 6ठा नंबर है। 6 मैचेस में से 2 मुकाबले जीतने वाली डच टीम 8वीं पोजीशन पर है। जनूबी अफ्रीकन बैटर क्विंटन डी कॉक ने शानदार कारकर्दगी से क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अपनी धाक बिछा दी है। मेगा इवेंट में अब तक 4 सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं। 7 मैचेस में 545 रन और 77.85 की औसत से बनाकर डिकॉक टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं और बॉलर्स कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी 16 शिकार के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वर्ल्ड कप की टीमों में एक से बढ़कर एक टॉप परफॉर्मर मौजूद। मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए एडी चोटी का लगा रहे हैं जोर। डिकॉक ने सबको पीछे छोड़ दिया। 7 इनिंग्स में 545, 174 रन बेहतरीन स्कोर, 112.60 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए रन्स 4 सेंचुरी से सजे थे। उनके बल्ले से टकराकर बॉल 54 बार बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 18 मौकों पर गेंद ने फिजाई रूट इस्तेमाल किया। टॉप बैटर्स में विराट कोहली 442 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 415 रन बनाने वाले रिचन रोहिंडर की तीसरी पोजीशन है। बॉलर्स की लिस्ट में श्रीलंका के दलशान मदो शनाका 22 विकेटों के साथ पहले नंबर पर हैं। 16 शिकार के साथ शाहीन अफरीदी की दूसरी पोजीशन है। जनूबी अफ्रीका के मार्को जेनसन का तीसरा नंबर है। नई फिल्म के लिए नई शुरुआत या नसीम शाह की याद। भारतीय अदाकारा उर्वशी रौटेला क्रिकेट किट पहने और विकेट कीपिंग करते नजर आई। वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। सर्दी का मौसम हो और गरम गरम मछली हो तो खाने में मज़ा आ जाता है। कोयटा में सर्दी के साथ ही मछली की दुकानों पर रश लग गया है और शहरियों ने मछली खाने के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं आज़म उल्फत की इस रिपोर्ट में। कोयटा के फूड स्ट्रीट पर खूब रौनक, मछली खाने वालों का रश। शहरी कहते हैं इस मौसम में मछली ज्यादा शौक से खाते हैं। सर्दी का मजा ही दोबाला हो जाता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया कोयटा में, तो ऐसे मौसम में मछली से ज्यादा बेहतर ग़िज़ा क्या हो सकती है। मैं भी दोस्तों के साथ मौसम और मछली को एंजॉय करने के लिए आए हुए। कोयटा में गवादर, सक्खर और कराची से मछली मंगवाई जाती है। मौसम के साथ मछली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। सर्दी का मौसम है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया था, सर्दी है, लेकिन अभी ये मछली जो है ना, मछली पड़े है, हम मछली खाने के लिए हुए हैं। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। होटलों में फरोख्त होने वाली ज्यादातर मछलियां फार्म से खरीदी जाती हैं। मछली फरोशों का कहना है कि जब से मछली की मांग में इजाफा हुआ है, दरियाई मछली की फरहमी मुश्किल हो गई है। और अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर कदीम हुनर आज भी जिंदा है। जहां मेहनत कश मर्द और ख़वातीन तपती हुई धूप और खुले आसमान तले शाहरा पर सरकंडे से चटाइयाँ बनाने में मसरूफ़ नजर आते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हैदराबाद से गुलाम शबीर की इस रिपोर्ट में देखिए। सरकंडे की चटाई की तैयारी। हैदराबाद में कदीम हुनर आज भी जिंदा। कहने में तो बहुत मामूली सा काम लगता है, मगर कारीगर ख़वातीन निहायत महारत से अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए धागों से सरकंडे की सिलाई करती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता चटाई की शक्ल अख्तियार कर जाती है। सरकंडों से चटाइयाँ ही नहीं बल्कि अब तो माहिर कारीगर शोपीस कुर्सियाँ भी तैयार कर रहे हैं, जो कि सकाफती तौर पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से इस हुनर की कदर कीमत में बेशुमार इजाफा हो चुका है। फिर ये अलग अलग रेटों में, कोई 1000 रुपये की, कोई 500 की, कोई 2000 की, कोई 4000 की, ऐसे बेचते हैं, जिसमें हमारी लागत भी लगती है। उसी के अंदर हमें कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है। बड़े बुजुर्ग के लिए घर में बैठने के लिए माना टेक वाला जैसे मूड़ा चाहिए, स्टूल होता है वो
हैदराबाद में सैकड़ों हुनरमंद खानदान 40 सालों से खुले आसमान तले धूप, सर्दी और बारिश में रोजगार कमा रहे हैं, मगर मुनासिब मजदूरी न होने की वजह से अब ये हुनर भी नापैद होता जा रहा है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ गुलाम शब्बीर अराइम, बोल न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान और डेनमार्क में ग्रीन एनर्जी से मुतालिक मुआहिदा तय हो गया है। कराची में डेनमार्क के सफीर ने कहा कि सैलाब ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना इंसानों के लिए ख़तरा है। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सकाफतों के तबादले, देश परदेश के पकवान और रिवायती अशिया, शहर इक़्तिदार में सजा मुनफरिद मेला, जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के खाने पेश किए गए। मेले की सैर करवा रही हैं माहपारा अपनी इस रिपोर्ट में। सकाफती रंग, देश परदेश के पकवान के संग इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। कल्चर डिप्लोमेसी के उन्वान से एक छत तले मुख्तलिफ ममालिक की रिवायत देखने और इंजॉय करने का मौका मिला। मेले में आने वाले मर्दों ख़वातीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात से दूसरे ममालिक की सकाफत और खानों की लज्जत का पता चलता है। एवरी फूड वॉज डिफरेंट विद टेस्ट एंड वो डिस्टिंक्शन सी डिफरेंट होती है, हर एक कल्चर होता है और हर फूड से हम दूसरे कल्चर्स को पहचानते भी हैं। अक्सर इस तरह होना भी चाहिए, लाइक इट इज़ फन ऑल्सो, और अच्छा भी लग रहा है और मज़े की चीज़ें भी खाने को मिल रही हैं। So we have specialty from Malaysia which is coconut rice, and we have here Bahraini kebab. We have meatballs from Denmark and from Germany. We have Italian mini pizza special. मेले में सजे रिवायती मलबूसात और ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ तस्वीर शुरका की तवज्जो का मरकज रहीं। सकाफतों की दिलकशी और जायकों की मिठास के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक की रवायात को भी उजागर करने का मौका फराहम किया गया। कैमरामैन सद अब्बास के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और डायनासोर्स के खात्मे की असल वजह क्या थी? शहाब साकिब या कुछ और? नेचर जियो साइंस नामी जरीदे ने बता दिया कि जरीदे ने शाया किया कि डायनासोर्स के मादूम होने में फ़ज़ाई आलूगी का बहुत बड़ा और अहम किरदार था। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। डायनासोर्स क्यों और कैसे मादूम हुए? वजह शहाब साकिब थी या कुछ और? नेचर जियो साइंस नामी जरीदे ने बता दिया। जरीदे ने शाया किया कि डायनासोर्स के मादूम होने में फिजाई आलूदगी का बड़ा किरदार। शहाब साकिब टकराने से जमीन की फिजा में बारीक जमीनी धूल ने डायनासोर्स के मादूम होने में ज्यादा किरदार अदा किया। शहाबी पत्थर के असरात न सिर्फ फिजा में गंधक पर मबनी गैसों का इखराज किया, बल्कि मुहक्किकीन के मुताबिक नतीजे में उड़ने वाली धूल ने सूरज को भी छुपा दिया था, जिससे ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई थी, जो डायनासोर्स के मादूम होने की वजह बनी। और बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि एक शाम भूतों के नाम अमेरिका और यूरोप में हैलोवीन का त्यौहार जोरों शोर से जारी है। रात की तारीखी में लोग जिनों भूतों का रूप धारे गलियों और कूचों में घूमते फिरते हैं। शाम ढली, तारीकी फैली, जिन भूतों और चुड़ैलों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और यूरोप में हैलोवीन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जिनों भूतों का रूप धारे लोग गलियों और कूचों में घूमने लगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बच्चों बड़ों ने लोगों को डराकर खूब मजा किया, खौफनाक कहकहा लगाकर दिल दहला दिए। तो डर तो नहीं लग रहा है? जो जिन भी भूत भी एकदम से आ रहे हैं, अब तो थोड़ा सा डर है। कोर्डोबा में भी शहरी खौफनाक मलबूसात पहनकर दूसरों को डराने के लिए निकले। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की सड़कों पर देवमालाई किरदारों ने डेरे डाल दिए। बच्चे अपने पसंदीदा कॉस्ट्यूम में नजर आए। कुछ लोगों ने डरावनी तख्लीकी सलाहियतों का खोलकर मुजाहरा किया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि बंदरों का ग्रोह एक बार फिर दुनिया पर कब्जा करने का क्या तरीका अपनाएगा। हॉलीवुड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का शानदार ट्रेलर जारी। फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।